गुड इवनिंग परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग परिश्रम। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। यस यस यस, अब आपके कमेंट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं भाई। पीयूष, पूजा, पंकज, वंश, अंकित, उमर, आर्यन, तन्वी, पुष्पा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों? शुभ संध्या। हाँ सही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, कैसे हैं आप सभी लोग? सही है, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का भैया बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने बैच परिश्रम में। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपके लिए हाजिर। हाँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया हूं। झकास। यस। हाँ, राइट है, राइट है, राइट है। अच्छा, कुछ बच्चे पहली बार कह रहे हैं सर मैं पहली बार लाइव लेक्चर ले रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं भैया लेक्चर आपको बेहतरीन लगेगा। हाँ, राइट राइट राइट। स्कूल में भी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो गया अक्षय। वेरी गुड। चलिए बढ़िया भाई। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। फिर बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको सिखाऊंगा, लेटरल और नॉर्मल शिफ्ट आप लोग को सिखाने वाला हूं, बेहतरीन तरीके से उसका डेरिवेशन करवाने वाला हूं, है ना? यस। तो सभी लोग जरा जल्दी से बता दीजिए, क्या आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए? क्या आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए? फटाफट बता दीजिए भाई। बैकलॉग कवर हो गया है सुधांशु का, बहुत बहुत आपके बधाई हो। हाँ, बैकलॉग एक समझ लो बहुत बड़ी बीमारी होती है, जिसको लग गई तो भैया उसके आसपास पड़ोस में भी ये फैलती है ना? तो फिलहाल अगर आपका बैकलॉग कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। और अब बैकलॉग भैया जनरेट मत होने देना। हाँ, क्योंकि अब समय तो फाइनल रिवीजन का आ रहा है, अब बैकलॉग का टाइम नहीं है ना? अब रिवीजन का टाइम है। बम्पर आपको पुरानी चीजें रिवाइज करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, और बोर्ड एग्जाम में भाई साहब फोड़ना है ना? अब फोड़ने का टाइम आ रहा है भाई। राइट। चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, ठीक है भाई साहब। सो हम लोग अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे हो कह रहे हैं सर आपने नोट्स दिखाने को कहा था, सर आप नोट्स कब दिखाओगे? ओ माय गॉड। भैया कुछ क्वेश्चंस कर लो है। वैसे पता है मैं नोट्स भूल गया था, मैं आज भी नोट्स भूल गया था। वो तो चांस की बात है, मैंने इंस्टाग्राम खोला, एक बच्चे का मैसेज पढ़ा था, कह रहा था सर आज नोट्स जो है ले करके आना। और जब मैंने उसका मैसेज देखा तो मैं ऑलरेडी आ चुका था, है ना? तो फिर खैर मैंने फिर फोन करके नोट्स मंगवा लिए कि कम से कम आज तो मैं आप लोगों को नोट्स दिखा पाऊंगा, है ना? तो आज मैं नोट्स बढ़िया ले आया हूं, आप सभी को नोट्स अभी दिखाते हैं, है ना? हाँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, है ना? ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है बेटा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैं आपको बता दूं वो निगेटिव होती है। सो ऑब्जेक्ट क्योंकि मिरर के सामने होगा तो u की वैल्यू -10 हो गई है। कॉनकेव मिरर है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा वो भी निगेटिव होता है, सो दैट इज -15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज के बारे में भाई साहब, हाँ। हाँ, तो इमेज के बारे में हमें निकालना है भैया। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो फोकल लेंथ हो गया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। अब फटाफट क्या करो आप,
फॉर्मूला यूज कर लो भैया, मिरर का फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फटाफट जैसे ही इस फॉर्मूला को लगाओगे, जो भी चीजें हैं भैया डेटा के साथ उठा के रख दो, तो 1/-7.5 v हमें निकालना है और u की वैल्यू हमारी -10 है। ये इधर आ जाएगा तो 1/10 पॉजिटिव होगा, -1/7.5 दैट इज इक्वल टू 1/v, राइट। इसी को करना है हम लोगों को सॉल्व। तो एलसीएम में ले लेता हूं 75, ये बन जाएगा 7.5, ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 1/v। सो वी कैन राइट हियर 1/v इज इक्वल टू -2.5 डिवाइडेड बाई 75। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 75/2.5। इसको कैंसिल करेंगे भाई साहब 30 आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई है -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, यानी कि या तो ये वाला सही होगा भाई साहब, या तो ये वाला सही होगा। अब तो चलो यार, इतना तो तुम कर दो, है ना, आधा तो मैंने कर ही दिया है। 45 सेकंड का टाइम है आपके पास। जिया खान कह रहे हैं सर क्या इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में आता है? हाँ बेटा, बोर्ड में आ जाया करता है कई बार इजी क्वेश्चन। कई क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं, 70% क्वेश्चन इजी ही आते हैं। पर दिक्कत यह है कि पेपर को सेट ऐसा किया जाता है कि हम बाकी के 30% में उलझ जाते हैं, है ना। अदरवाइज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आईआईटी जेई में भी आपका जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 60 to 70% इजी ही आता है बेटा। अगर हमारे अंदर ये टैलेंट है कि हम इजी क्वेश्चंस को ढूंढ करके सही कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट भी हो सकते हैं। फटाफट आंसर करो भैया। v की वैल्यू आ चुकी है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन होता है ना मिरर के लिए माइनस का v/u, तो माइनस v की वैल्यू है भैया -30, u की वैल्यू कितनी है -10। तो ये वैल्यू हमारी फटाफट कितनी आ गई है -3। तो करेक्ट आंसर हियर इज बी पार्ट। बी पार्ट हमारा एकदम चकाचक सही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं बी ऑप्शन वाले, केवल 51% है। इतना आसान क्वेश्चन और केवल 51% लोग सही हो, भाई साहब कैसे काम बनेगा, है कैसे काम बनेगा? देखो बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u। जब यहां प्लस होता है तब यहां माइनस होता है, लेंस के केस में यहां माइनस होगा तब यहां पे प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल फॉर्मूला है माइनस का v/u। तो v की जो वैल्यू आई है वो हमारी -30 आई है, u की जो वैल्यू आई है वो -10 है। माइनस माइनस कट गया है, लेकिन वहां एक माइनस और है, इसलिए वैल्यू कितनी हो गई है -3 के बराबर। क्लियर है क्या? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, ये सर सी वाला सही है। एक बार आओ फिर से चेक कर लेते हैं भैया। अगर v की वैल्यू -30 है ना, ये निगेटिव, u भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस कहां जाएगा भाई साहब, है ना। तो ये माइनस तो आएगा ना भाई, माइनस तो आएगा ना भाई। तो -3 वाला आंसर सही है। 51% लोगों का सही है। शिखर है, शौर्य है, निशांत, परम और भव्या, राइट। हाँ भाई, बात समझ में आ गई है क्या? गुनगुन बेटा अभी समझ में आया है क्या? अंशु भी कह रहे हैं सर सी होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई सी होगा? हाँ, क्या कहां गड़बड़ तुम्हें लग रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है, ठीक, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी निगेटिव होगा, है ना, वो भी निगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर देखो ऐसा होता है, इस तरह का मिरर होता है कॉनकेव मिरर। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी हमारा लेफ्ट साइड में ही तो होगा। सेंटर लेफ्ट में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में है। अब लेफ्ट में है इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है। फोकल लेंथ r/2 होता है, तो माइनस का 7.5 हो गया। ये माइनस में हमने रखा 1/v प्लस, ये भी निगेटिव का है, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/10 -1/7.5। सब कुछ तो सही है भाई। 7.5 -10 करेंगे तो -2.5 हो जाएगा, -2.5/75, उल्टा कर दिया 30 आ गया, -30। सही तो है बेटा, सही तो है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल चकाचक सही है। तो आप चेक कर सकते हैं
तो फाइनल इमेज हमारी आएगी वो देखो कैसी आएगी, -30 और -3। देखो -30 है, -3 है, और फाइनल इमेज तुम्हारी कैसी है, मैग्नीफाइड है, रियल है और इन्वर्टेड है। आप लोग को आइए एक चीज सिखाते हैं सबसे पहले मैग्निफिकेशन के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है। मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा, दैट इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझना, मैग्निफिकेशन अगर कभी भी आपका पॉजिटिव आए, ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए इसका मतलब है कि इमेज हमारा इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब इमेज कैसा है, इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ जाए इसका मतलब इमेज कैसा है, इनवर्टेड है। कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ऐसा होगा, तो देखो क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जरा ध्यान से देखो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में से अगर कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तभी तो जाकर के ये रेशियो निगेटिव होगा, है ना, तभी तो निगेटिव होगा। मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, तभी तो ये रेशियो निगेटिव होगा, है ना। अगर ये निगेटिव है इसका मतलब इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है, तभी ये निगेटिव होगा, ठीक। अगर ये दोनों मतलब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होगा तो भी एम पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों निगेटिव होगा तो भी निगेटिव आ जाएगा, यानी कि इरेक्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बता दो भाई। दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन का ये जो मॉड है, मैग्निफिकेशन का जो मॉड है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, यानी कि नंबर जो अंदर रखा है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज हमारा मैग्नीफाइड है। इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है। और अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 है तो ये इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, जिसको डिमिनिस्ड कहा जाता है, राइट, डिमिनिस्ड कहा जाता है। यानी कि अगर कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास लिख करके आ जाए +2 अगर मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है तो प्लस का मतलब क्या है, इमेज कैसी है बेटा, इरेक्ट है। प्लस का मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है। और 2 का मतलब क्या है, क्योंकि ये 2 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब दिस इमेज इज मैग्नीफाइड। इरेक्ट होगी और इमेज कैसी है बेटा, मैग्नीफाइड है। और इरेक्ट इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। ये बाई 1 गेट 1 ऑफर में आते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बाई 1 गेट 1 वाले ऑफर में एक साथ चलते हैं भैया। हाँ, नेक्स्ट देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा -2 हो गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर -2 हो गई तो इसका मतलब क्या है, अगर माइनस लग गया इसका मतलब इमेज कैसी है, माइनस लग गया तो मतलब इमेज कैसी है, इनवर्टेड। दूसरी बात, क्योंकि यहां पर 2 है, नंबर 2 है, नंबर 2 होने का मतलब दिस इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, राइट। और इन्वर्टेड है तो रियल भी होगा, वो बाई 1 गेट 1 वाले ऑफर के साथ आता है भैया, है ना, रियल एंड इनवर्टेड, राइट। अच्छा सर, यही मैग्निफिकेशन अगर हमारा +1/2 आ जाएगा, मैग्निफिकेशन अगर +1/2 आ जाएगा, हा, मैग्निफिकेशन अगर +1/2 आ गया, देखो प्लस का मतलब क्या होता है भैया, इरेक्ट, इरेक्ट, है ना। और 1/2 क्योंकि वो लेस देन 1 है तो दिस विल बी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, ठीक है। और इरेक्ट अगर है तो वो वर्चुअल भी होगा। ये बाई 1 गेट 1 वाले ऑफर से आ गया भैया, है ना। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर कभी -1/2 आए, माइनस होने का मतलब क्या है, इमेज विल बी इनवर्टेड, निगेटिव होने का मतलब इमेज इन्वर्टेड है। 1/2 जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब ये इमेज हमारा डिमिनिस्ड भी है, डिमिनिस्ड भी है, राइट। और क्योंकि इन्वर्टेड है तो ये रियल भी होगा। तो ये मैंने आपको चारों केसेस बता दिए हैं, चारों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चारों केसेस समझ में आ गए होंगे, ये चारों केसेस आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे।
बोलो भाई, इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये चारों केसेस आपको एकदम समझ में अच्छे से आ गए हैं? हाँ भाई, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, अगर आप एक ऐसी कार में बैठे हुए हैं जो कि पार्किंग में ऑलरेडी खड़ी कर दी गई है, किसी शॉपिंग मॉल वॉल में कहीं पर भी आपने किनारे गाड़ी को पार्क कर दिया है, यू ग्लैंस इन द रियर व्यू मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर में हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, एक जॉगर है वो जॉगिंग करता हुआ कार के पीछे की तरफ आ रहा है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जॉगर साहब जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे थे गाड़ी की तरफ। हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे, जब जॉगर गाड़ी से 39 मीटर, नूर साहब कह रहे हैं सर -2 वाला डिमिनिस्ड होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, माइनस बताता है इन्वर्टेड है, और क्योंकि नंबर 2 है तो इसलिए वो मैग्नीफाइड है, ठीक है। चलो वापस आओ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, आप कार के अंदर बैठे हैं, रियर व्यू मिरर, सबसे पहले बता दो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, रियर व्यू मिरर बता दो कौन सा होता है, रियर व्यू मिरर फटाफट बता दीजिए जरा कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले देखो कौन बताता है, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, फटाफट बता दो पहले। कॉन्वेक्स मिरर, यस। कुछ लोग कह रहे सर साइड वाला। अबे तुम लोग भी मतलब वैसी वाली भाषा में बात करोगे हैं, अनपढ़ों वाली। जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की लैंग्वेज में बताओ ना भाई कौन सा है रियर व्यू मिरर, ये तो सब जानते भैया सर, वो अगल बगल वाले। कॉन्वेक्स, रियर व्यू मिरर वही अगल बगल वाले ही होते हैं, लेकिन वो होता कौन सा है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। और हमसे कह रहे हैं कि जॉगर साहब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, और जो जॉगर है वो 39 मीटर अभी कार से दूरी पर है, आपको बताना है इमेज कितनी स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 बेहतरीन से ऑप्शंस हैं, फटाफट सभी लोग करेंगे इसको सॉल्व, और पूरे 120 सेकंड यानी कि पूरे के पूरे 2 मिनट का आपके पास है समय, है ना। हाँ, साक्षी को बड़े गाने याद आ गए हैं। हाँ, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, है, ठीक है। फोकल लेंथ R/2 होता है, कॉन्वेक्स लेंस है तो बोलो रेडियस और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होगा, R/2 करोगे तो 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर उसका फोकल लेंथ हो गया है। अगर वो 39 सेंटीमीटर की दूरी पर है या 39 मीटर की दूरी पर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -39 मीटर हो गई, है ना। हाँ, तो जरा मिरर के लिए लगाइए फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/1 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-39, ये आ जाएगा इधर 1 प्लस 1/39 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम इसका लेंगे हम, बनेगा 39, ये बनेगा 39 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। यहां से v की वैल्यू आएगी 39/40 मीटर के बराबर। हाँ, 39/40 मीटर के बराबर, राइट है। अच्छा सर, और अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार की तरफ आ रहा है तो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड बोलो वो कितनी डिस्टेंस पर पहुंच चुका होगा, -34 पर। बोलो यार, ध्यान से सोचो, अगर वो अभी जो जॉगर साहब हैं अगर वो 39 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, तो 1 सेकंड के बाद ये जो जॉगर साहब हैं बोलो ये 34 पे पहुंच गए होंगे।
अगर ये जॉगर साहब 34 पे पहुंच गए हैं तो अब आपको फिर से वही काम करना है, क्योंकि है तो मिरर ही। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v हमें फिर से निकालना है, u की वैल्यू -34 हो गई है। यहां से 1 + 1/34 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, और 1/v हमारा जो है वो 35/34 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमारी 34/35 मीटर के बराबर आ जाएगी। बोलो, क्या इतनी बात आप लोगों को एकदम चकाचक क्लियर है कि भैया पहले उनकी इमेज इतनी दूरी पे बनी थी, बाद में इमेज इतनी दूरी पे बन गई, हमसे कह रहे हैं हाउ फास्ट द इमेज इज मूविंग, इमेज की स्पीड क्या है। तो भैया हमने पहले इमेज की पोजीशन निकाल ली, बाद में इमेज की पोजीशन निकाल ली। 1 सेकंड पहले इमेज यहां बनी है, 1 सेकंड के बाद इमेज यहां बनी है, तो क्या अगर ये डिस्टेंस आ जाएगी तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, बोलो यही स्पीड होती है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, बोलो यही स्पीड होती है। तो यहां से स्पीड भी निकल आएगी। स्पीड का मतलब होता क्या है? स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज द स्पीड, है ना। तो चाहे इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, अल्टीमेटली हमें बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो 39/40 माइनस 34/35 ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इनमें से सॉल्व होकर कौन सा आएगा? तो भैया 35 दूना 70 और 140, है ना। पढ़ो, कौन इतना दिमाग लगाए ना। 40 और 35 सीधे सीधे तुम करो मल्टीप्लाई। 40 में आप 35 का मल्टीप्लाई करो और 34 में आप 40 का मल्टीप्लाई, बिल्कुल बैलों की तरह लग जाओ और इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके ही मानना। 5 से हम लोग उड़ा भी सकते हैं, इसको 7 बनाते हैं, इसको 7 बनाते हैं और इसको 8 बनाते हैं। तो ये बन जाएगा 39 × 7 माइनस 34 × 8 डिवाइडेड बाई 40 × 7। 40 × 7 280 बन जाएगा, और 280 हमको एक ही में दिख रहा है, इसलिए हम उसी को टिक मार देंगे। बोलो यार है ना। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 280 हमें बस दिख गया, हमने आंख मूंद के 280 वाले पे टिक मार दिया। ऊपर वाला तुम सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि 39 7 मल्टीप्लाई करो, 34 8 मल्टीप्लाई करो और बताओ जरा घटा पिटा के क्या 1 आ रहा है क्या? एलन बहादुर सिंह कह रहे हैं सर जी रंग मत भरा करो। क्या ये रंग से आपको समस्या है? इस लाल रंग से आपको समस्या है? सिंदूर का रंग यही होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो एलन बाबू? है हाँ। तो भैया आपका करेक्ट आंसर, यार इसको क्रॉस चेक कर लिया ना तुम लोगों ने? अरे नालायक हूं, जान रहे हैं सब कामचोर हो। 12th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा कामचोर होते हैं। 273 और 34 × 8 272। तो देख लो कामचोरों, सबसे बड़ा कामचोर मैं हूं, कैलकुलेटर के साथ करता हूं। तो 1/280 ये आ जाएगा बेटा, है ना। तो 101/280 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल चकाचक सही है ना। हाँ, 25% बच्चे लोग सही है। तो शिखर, निशांत, सुजीत, महक और ऋषभ। हाँ भाई, लव यू बेटा, लव यू लव यू। हाँ, नम्रता कह रही है सर जी समझा दीजिए। नम्रता बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर है, रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, फोकल लेंथ बोलो ये आ जाएगा 1 मीटर, है ना। u की वैल्यू पहले बोल रहा है 39 की, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले 39 पर था, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो जॉगिंग करते 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 5
मीटर एक सेकंड में कवर करता है, तो वो जॉगिंग करते करते जो है 34 पे पहुंच गया है ना। तो पहले हमने इमेज की पोजीशन निकाली कि जब वो 39 पे था तब उसकी इमेज कहां बनी है। फिर जब वो 5 मीटर आगे बढ़ गया एक सेकंड में, क्योंकि उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो जब वो 5 मीटर आगे बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -34 हो गई, तब हमने फिर से इमेज निकाल लिया। तो हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे बढ़ा तो इमेज आखिर कितना आगे बढ़ गया। अगर इमेज कितना आगे बढ़ गया, अगर ये अपने को पता चल गया है, तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वही तो हो जाएगा ना डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, राइट है। हाँ, श्रद्धा कह रहे हैं सर मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे सजेशन दे दीजिए, सीरियस है। श्रद्धा बेटा, डिप्रेशन किस बात का डिप्रेशन है सोचना तो हमें ये चाहिए है। किस बात का डिप्रेशन है भाई? छोटे छोटे अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप लोग, किस बात का डिप्रेशन है भाई? पढ़ने का डिप्रेशन है, या मार्क्स का डिप्रेशन है, या कुछ और समझ रहे हैं आप एक्सटर्नल फैक्टर है उसका डिप्रेशन है, या घर वाले डिप्रेशन का कारण है? डिप्रेशन का कारण तो ढूंढो भाई मेरे, है ना। डिप्रेशन का कारण आप ढूंढिए। और यार डिप्रेशन कुछ होता नहीं है, ये लाइफ कभी रुकती नहीं है, लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है। आप डिप्रेस्ड होके बैठे रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होना है ना। आप सिर्फ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, अपने एम को याद करो, सारा डिप्रेशन अपने आप पीछे हो जाता है भाई, है ना। तो 1/280 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास एनसीईआरटी पुस्तक का। तो ये क्वेश्चन हमारा है, अ स्क्वायर वायर, स्क्वायर शेप का वायर है, 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, इट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का वायर है भैया, जिसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक, लेंथ कह लो या हाइट कह लो, जो भी कह लो। प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू है माइनस का 25 सेंटीमीटर, है ना, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर? कह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है उसका एरिया बता दो, एरिया ऑफ इमेज हमें बता दो, ठीक है। सेंटर ऑफ द वायर इज ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर विद इट्स 2 साइड्स नॉर्मल टू द एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर है एक्सिस, है ना। ये हमें बताना है, फटाफट बता दीजिए, सोचो। फिर से आपके पास पूरे में 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट का लेंथ पता है हमें, इसी को बेटा आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो, अपने को पता है। स्क्वायर ऑब्जेक्ट है ये भी पता है, यू पता है, एफ पता है। अगर यू और एफ पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहां से यार वी निकाल सकते हैं। वी मिल जाएगा तो मैग्निफिकेशन के थ्रू हाइट ऑफ इमेज के बारे में सोचेंगे, है ना। और जब हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा तो आगे की बात करेंगे। सर घर पे मन ना लग रहा है इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, घर में मन नहीं लग रहा, ठीक है, ठीक है, नालायकों। सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो। तो बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25। इसको भेजो इधर, तो 1/25 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे, 50 आ जाएगा, ये बनेगा 2 - 5 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आ गई भैया माइनस का 50/3 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। हाइट ऑफ इमेज का हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 3 सेंटीमीटर था, ठीक है। v की वैल्यू हमें पता है माइनस का 50/3 आ रहा है, एज इट इज रखना है। और u की वैल्यू माइनस की 25 आ रही है। ये वाला देखो ध्यान से देखो, ये माइनस कैंसिल होगा, 25 कटेगा 50। एच आई की वैल्यू हमारी आ गई है माइनस, देखो ये वाला माइनस, ये जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, है ना। ये 3 से ये 3 भी उड़ जाएगा, अल्टीमेटली बन गया 2 सेंटीमीटर।
तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, मतलब इमेज इन्वर्टेड है। फिलहाल हमें इन्वर्टेड और उससे कोई मतलब नहीं था, हमको सिर्फ उसके एरिया से मतलब था। अगर हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है और बोलो स्क्वायर है, तो एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल चकाचक सही है। 33%, 33% है। शौर्य, जितेश, निशांत, ऋषभ और दिव्यांश। हाँ जी, हाँ। क्या आप सभी को समझ में आ रही है? जितने लोग को बात समझ में आई है फटाफट जरा आग लगा दो कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में जरा आग लगा दो। और ये निशांत भाई को मैं वीडियो कॉल करने वाला हूं, ये कर कहाँ रहे हैं? है? ओहो, कहाँ गायब हो गए? ओ, तो बहुत सारे बच्चा लोग आ गए। रुको पहले, वो कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे थे। हाँ, देखें जरा तो कहाँ कर रहे हैं ये भाई साहब। कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? भाई साहब कहाँ गए निशांत भाई? अच्छा, आर्यन सिंह, तुम लोग जरा ये टैलेंट बताओ, ये 2 सेकंड 3 सेकंड में है कैसे करते हो? इतना फास्ट तो हमें भी नहीं आता है, जल्दी बताओ। या तो तुम करके बैठे होगे पहले से, है? या तो पहले से करके बैठे होगे। हाँ, ये आ गया बालक, आ गया भाई आर्यन। आर्यन बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज? आर्यन भाई आवाज आ रही है? ओ हो, आवाज नहीं आ रही क्या? 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ जरा तो। हाँ भाई आर्यन। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सही है सर। तो भैया ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड वाला गुरु मंत्र बताइए क्या है? इतना जल्दी कैसे सॉल्व होता है? सर वो 4 सेकंड का सर तो टाइम लगा है। हाँ, कैसे सॉल्व हुआ? इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया? बाकी सारे बच्चे जानना चाहते हैं, भारत की पूरी सर जनता जानना चाहती है। सर पहली बात, आपको ये चैप्टर पढ़ा है 4 दिन हो गया था। मैंने इसका वो बुक्स आप बोले थे प्रेफर किए थे, यस यस तो यस। उसका पहले से 10 क्वेश्चन पर डे लगाते वेरी हैं, गुड, तो इसका वो तो हो गया था पूरा, तो पूरा आंसर पता था। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है। तो जो बच्चे बहुत परेशान रहते हो ना चैट बॉक्स में कि सर ये आखिर इतना जल्दी कैसे ये लोग 2 सेकंड 3 सेकंड में कर लेते हैं, देखो 2 सेकंड 3 सेकंड में कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे वो अंधी वाले की देखा तो तुरंत जय मां भद्रकाली सी सीधे टिंग उन्होंने डाल दिया, है ना? या तो वो वाले बच्चे होंगे, अदरवाइज वो आर्यन टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस पहले से कर रखा है, सो दे नो द आंसर। तो भाई तुमने तो फिर डायरेक्टली कर दिया, है ना भाई? वैसे यस सर। कहाँ के रहने वाले हो आर्यन आप? सर हम अ, वाराणसी में रहते हैं। अच्छा, वाराणसी के रहने वाले हैं। तो कहीं पे नोट्स वोट्स बनाए हो पिछली क्लासेस का? सर पूरा नोट्स तो फिजिक्स का पढ़ा हुआ है ना, जो आप पढ़ाते हैं पूरा बनाते हैं शुरू से ही। दिखाइए जरा, कॉपी दिखाइए जरा। सर हाँ, अच्छा। नहीं नहीं भाई, लड़का पढ़ने लिखने वाला है। हाँ, लड़का पढ़ने लिखने वाला है, साफ सुथरा बढ़िया लिखे है। भाई तुम्हारी कॉपी है ना, किसी और की तो नहीं है? किताब तो नहीं सर पलट मेरी नहीं, सर रहे? मेरी कॉपी है, नहीं देख सकते हैं।
वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वो कॉपी तुम्हारी राइटिंग देख के समझ में आ जा रहा है कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। चलिए खैर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। कोई फीडबैक हो भाई तो बताओ, समझ में आ रहा है सब परिश्रम बैच से? यस सर, पूरा समझ में आ रहा है। बढ़िया चल रहा है? तो फोड़ने यस सर, वाले हो इस सात बार तक। बोर्ड एग्जाम की नहीं? यस सर। क्या उम्मीद है, कितने परसेंट की उम्मीद है आपकी? सर 95% प्लस। 95% प्लस। चलिए, बहुत जल्दी आप सभी लोग मेहनत करिए, आपसे मुलाकात किया जाएगा। ठीक है बेटा, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे टॉपर बच्चे, है ना? ये आप लोग समझ रहे हो भैया, प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो आज का अगला टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भैया स्टार्ट किया जाए? नैन्सी कह रही सर उसकी दीदी की कॉपी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, बच्चा वो लग रहा था पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। हाँ ठीक है भाई। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अगर इधर की तरफ बेटा एयर है और नीचे की तरफ वाटर है, तो एयर को हम लोग रेयरर मीडियम मानते हैं और वाटर को हम लोग कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम मानते हैं। और ये लाइन जो है, ये लाइन एक ऐसा प्लेन है जिसने दो मीडियम्स को सेपरेट किया हुआ है। तो इस लाइन को बेटा हम लोग इंटरफेस कहते हैं। दिस इज नोन एज इंटरफेस। और यहां पर इंटरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है भाई साहब, उसको नॉर्मल कहा जाता है ना? और अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आई है, ये कोई इंसिडेंट लाइट रे है, तो इंसिडेंट लाइट रे जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट रे कुछ इस तरीके से चली जाती है। तो यही जो लाइट रे बेंड हो गई है, इसी प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? क्या वीडियो वहीं रुका हुआ है क्या? ओ, पढ़ जा भाई। एक मिनट एक मिनट, क्या वीडियो वहीं रुका हुआ है क्या? ओ, पढ़ जा भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। राइट। सो लाइट रे जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर इसी का उल्टा प्रोसेस हो जाए, यानी कि लाइट रे अगर कभी डेंसर से रेयरर मीडियम में चली जाए, जैसे मान लो इधर की तरफ हमने वाटर मान रखा था, तो इधर फिर से हम वाटर मान रहे हैं, और इधर की तरफ बेटा हम लोग एयर मान रहे हैं। ये हमारा डेंसर मीडियम है कंपैरेटिवली, ये हमारा रेयरर मीडियम है। ये वाली लाइन फिर से जो है नॉर्मल कहलाती है। लाइट रे इस बार चेक कर लो, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। जब डेंसर से रेयरर जा रही है तो लाइट रे को जाना था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल से अवे चली जाती है। सो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। So whenever light ray moves from one medium to another medium, it gets deviated from its path. This phenomena of deviation of the light is known as refraction of light. क्या आप सभी को बात समझ में आई? क्या आप सभी को बात समझ में आई? रेयर से डेंसर लाइट रे लेके जाओगे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। डेंसर से रेयर लेके जाओगे, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। यहां पर ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। This is angle of incidence and this is angle of refraction. In this particular case, angle of incidence is greater than angle of refraction. यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा हमारा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा। इन दिस पर्टिकुलर केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये सब आपने पढ़ रखा है। जब आप नन्हे मुन्ने लाल बाल गोपाल थे तब आपने ये सब पढ़ रखा है ना? सो दो बेसिक लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा है स्नेल्स लॉ। दूसरा जो लॉ है इसका नाम है स्नेल्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? उस कांस्टेंट को 1 म्यू 2 या 1n2 भी लिखा जाता है। यही है हमारा स्नेल्स लॉ, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? निशांत कह रहे हैं अरे सर, ओ हो, अच्छा ऐसा। बालक लोग जो हैं, हाँ, वो बंडी पहने रहते हैं, हाँ, बनियान पहन करके क्लास कर रहे होते हैं, तो उसने फोन ही नहीं उठाया। हाँ, ऐसा। तो भाई कपड़ा वपड़ा पहन लिया करो, है? कपड़ा पहन लिया करो, शर्ट टी शर्ट कुछ डाल लो, नहीं तो बोरा एक लाद लिया करो, है? जब वीडियो कॉल आए तो एक बोरा बगल में रखा करो, तुम लोग फट से बोरा ओढ़ लिया करो, है ना? हाँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी के बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसको हम लोग 1n2 लिख सकते हैं। 1n2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। 1n2 का मतलब क्या है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहलाता है 1n2। इसी को 1 म्यू 2, ऐसा n या म्यू दोनों सिंबल होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? अब कई बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सिंबल है, एक क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। हाँ, राइट है। चलो इधर देखो, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज c अपॉन v, जहां पर c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और v क्या है? v इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, है ना? हाँ, कुछ लोग बातचीत में लगे पड़े हैं, दोबारा जीवन में मौका थोड़ी ना मिलेगा। आप यही क्लास तो बची है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 बातचीत करने के लिए। इसके बाद धरती पे कहां समय है? भूकंप तो आज आया ही था, है ना? सोच रहे हैं भूकंप तो आया ही था, पता नहीं कब क्या हो जाए, बातचीत कर लो आज ही, कुछ भी रह ना जाए, कोई भी ऐसी पंचायत रह ना जाए, है? जैसे नहीं, दो महिलाएं बगल में बैठा दो तो वो पूरे टाइम जो है पटर 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 करती रहती हैं। तुम लोग जो है लड़के लोग है लगे पड़े हैं, लड़कियां तो बेचारी सब ध्यान से पढ़ रही हैं, और ये लड़के गधे जो हैं लगे पड़े हैं। हाँ, एक से एक हैं, देखो यहाँ पे नंबर लोगी। अभिषेक शर्मा, थोड़ा शर्माओ गधे, नंबर लोगी, जूते का नंबर देगी तुम्हें वो। हाँ, गधे कहीं के, पढ़ने लिखने को ना कहो, समझने को ना कहो, नंबर लेके, भाई नंबर लेके क्या कर लोगे बे? है, नंबर ही लेने का इतना शौक है तो वो जो सिम कार्ड वाले जो होते हैं ना, उनके यहाँ पे जाकर के नौकरी करो। सारी लड़कियां आएंगी, अपना आधार कार्ड दे जाएंगी, वहां से तुम्हें उनका नंबर भी मिल जाएगा, फिर करते रहना फोन टेलीकॉलर बन के, है?
गधे कहीं के, बस नंबर चाहिए, नंबर से पता नहीं क्या कर लेंगे, पता नहीं कितना मजा आ जाता है नंबर मांग करके। तुम पहले हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो C अपॉन V के बराबर होता है। C क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है। सो n बढ़ेगा तो v कम हो जाएगा, और अगर n कम हो जाएगा तो v जो है हमारा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो कांस्टेंट है, 1 and 2 है। और इसका मतलब मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो साइन आई बाई साइन आर, जिसको आप 1 and 2 लिख रहे हो, उसका मतलब ये है n2 बाई n1। n2 का मतलब है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम ना। हाँ, n2 बाई n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, तो c बाई v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम c बाई v1। तो c से c बेटा कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल गया कि साइन आई बाई साइन आर जो है वो हमारा n2 बाई n1 के बराबर है, वो हमारा v1 बाई v2 के बराबर है, और ये सब हमारा कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर है भाई? यही है मेरे प्यारे बच्चों स्नेल्स लॉ, यही है आपका स्नेल्स लॉ, राइट? हाँ, स्नेल्स लॉ। हाँ। मुकेश कह रहे हैं सर आईआईटी करके मोबाइल का दुकान खोलूंगा। हाँ, ये सही है तुम्हारा टारगेट। मुकेश एकदम राइट ट्रैक पर है ना? उसका टारगेट क्लियर है। पहले देखो, उसको पहले आईआईटी करना है, उसके बाद वो दुकान खोलेगा, फिर नंबर लेगा, फिर जो करना होगा वो करेगा, है ना? तो वो उसका एकदम बिल्कुल राइट ट्रैक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने उस राइट ट्रैक पर चलो। जो भी करना चाहते हो ना भाई, तुम जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं ना, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे बीएससी के कॉलेज में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति हो जाएंगी, लेकिन एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद, राइट? तो कम से कम भाई उसी के लिए मेहनत कर ले, है? उसी के लिए समझ लो, राइट? साइन आई बाई साइन आर n2 बाई n1 के बराबर है, v1 बाई v2 के बराबर है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, किसी भी वेव के लिए, फॉर एनी वेव, फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो v बराबर एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जहां पर v क्या है? स्पीड ऑफ द वेव है, f फ्रीक्वेंसी है, लेमडा उसका वेवलेंथ है। तो आप वही सेम चीज को यहां पर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू 1 n2 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू एफ लेमडा 1 इज अपॉन एफ लेमडा 2। कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज किया? फ्रीक्वेंसी जो है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, है ना? फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। जब तक सोर्स चेंज नहीं होता है बेटा, तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है ना? जब तक फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होएगी जब सोर्स चेंज हो जाए। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाला नहीं होगा, है ना? तो भैया फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट सेम है, तो ये लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 के बराबर भी हो गया। तो अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। क्या आप सभी को बात समझ में आई?
अगर समझ में आई है जल्दी से जरा आग लगा दीजिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट जरा आग लगा दीजिए। काफी बातचीत चल रही है, माहौल बड़ा गर्म है, इसलिए आग लगाना बहुत जरूरी है। गर्मा गर्मी को और बढ़ाया जाए, चैट बॉक्स में आग लगाया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टर्म है जो कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हमें दे दिया जाए 2 के बराबर है, आपसे बोले व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू 2, अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड c बाई 2 है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 है, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड c बाई 2 है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.5 है, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो c बाई 2.5 है। ये मतलब होता है। कभी भी कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, तो बस यही है मतलब। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, रेड कलर नहीं फिल करेंगे, तुम टेंशन ना लो। हम ग्रीन कलर फिल करेंगे, है ना। तो एक बच्चे ने कहा है सर जी रेड मत फिल करिए सर, ग्रीन करिए। ठीक है भैया, लोग ग्रीन फिल कर देंगे। अब सही है, अब तो सही है, ठीक है। चलो, तो फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मीडियम। उस मीडियम का नेचर क्या है? मीडियम रेयर है या डेंसर है? सर जी ये रेयर डेंसर क्या होता है? रेयर का मतलब है जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो वो रेयर मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो वो डेंसर मीडियम है। जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा है वो रेयर है, जहां पर लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर है। संस्कृति कह रही है सर आज आप बोर्ड पे होली क्यों खेल रहे हैं? ऐसा आएगा, ठीक है भाई, मैं थोड़ा इसको कम कलरफुल करूंगा, है ना। अब ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ाया करूंगा, टेंशन ना लो आप लोग। ये मैंने कलरफुल इसलिए कर दिया शायद आपको दिखाई पड़े, आपके दिमाग में थोड़ा सा जाए, है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अब कि हम ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, टेंशन ना लो। ब्लैक भरेंगे उसके ऊपर व्हाइट से लिखेंगे, है ना। ठीक है बेटा। मैग्नेट और मैग्नेटिज्म का वन शॉट आ चुका है, एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। माइंड मैप सीरीज का 5वां लेक्चर आ चुका है ना। आप सभी लोग वहां लेक्चर को देखिएगा। 39 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर 5 आपको रिवाइज करवा दिया है ना। और उस लेक्चर को देखो, उस पर कमेंट्स करो, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ाइए, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, सबसे पहला भैया नेचर पे डिपेंड करता है कि मीडियम रेयर है या डेंसर है। तो बेटा कोई भी मीडियम को हम 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, या तो हम उसको रेयरर मीडियम का नाम देंगे या तो हम उसको डेंसर मीडियम का नाम देंगे, है ना। रेयरर मीडियम वो जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा, डेंसर मीडियम वो जिसमें लाइट की स्पीड कम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि एयर कैसा मीडियम है, तो क्या बताओगे? फटाफट बताओ, एयर कैसा मीडियम है, जल्दी से बताइए। एयर कैसा मीडियम है, फटाफट बताओ। एयर कैसा मीडियम है, फटाफट बताओ। एयर कैसा मीडियम है, जल्दी से बता दीजिए। यही उम्मीद थी। रेयरर मीडियम बता रहे हैं सब लोग, लेकिन सबका आंसर गलत है। तो एयर जो है वो रेयरर नहीं। देखो कोई भी मीडियम रेयरर या डेंसर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, राइट। हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं भैया, उस पर डिपेंड करता है। ये रेयरर या डेंसर नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं एयर कैसा मीडियम, आपको कहना चाहिए सर आप इसका कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके साथ आप कंपेयर करके बता रहे हो। जैसे कोई एक स्टूडेंट, जनरली टीचर बोलते हैं ना ये बड़ा नालायक लड़का है, मैं ही बोलता हूं जैसे ये नालायक है। लेकिन नालायक किसके रिस्पेक्ट में है, क्योंकि और भी बहुत सारे नालायक हैं। यहां तो मैं जिनको नालायक बोलता हूं वो मान लो पढ़ने लिखने वाले थोड़े शैतान बच्चे हैं, या मैं प्यार से नालायक बोल देता हूं, राइट। लेकिन और भी बहुत हरामखोर टाइप के बच्चे हैं, आपको ये भी पता है?
चोरी करके भाग जा रहे हैं, मर्डर करके भाग जा रहे हैं, वैसे टाइप के बच्चे तो यहां एक भी नहीं है। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो भाई? ये मैटर, ये डिपेंड इस पर करता है। तो एक मीडियम रेयरर है या डेंसर है, ये डिपेंड करता है कि हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं एयर की बात कर रहा हूं वाटर के रिस्पेक्ट में, तो एयर तुम्हारा कैसा मीडियम हो गया? रेयरर, और वाटर कैसा हो गया? डेंसर। इसी एयर का कंपैरिजन अभी अगर मैं वैक्यूम के साथ करने लग जाऊं, तो अब वैक्यूम रेयरर हो गया और एयर आपका डेंसर हो गया, राइट है? हाँ हाँ। और इसी वाटर का कंपैरिजन अगर मैं अब ग्लास के साथ कर दूं, तो अब बेटा ये वाटर रेयरर हो गया और ये ग्लास हमारा डेंसर हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी मीडियम रेयरर या डेंसर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा इसके बारे में भी आइए देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V के बराबर। C क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम लिख सकता हूं, और यहां पर मैं F इंटू लैम्डा M लिख सकता हूं, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम। F से F कट जाएगा, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम। यानी कि बेटा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ घट जाता है। हाँ, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है गरिमा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस मीडियम में रेयरर की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो मीडियम रेयरर मीडियम की तरफ कन्वर्ट होने लगता है। टेम्परेचर अगर घटता है तो वो मीडियम डेंसर की तरफ कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है भाई। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग जो है उसका भी इफेक्ट पड़ रहा होता है ना, सराउंडिंग का भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। सराउंडिंग में अगर बहुत ठंडी है भैया तो यहां भी थोड़ी मोड़ी हो ही जाएगी, है ना। एक बात चलिए। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ क्वांटिटी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मास डेंसिटी। कई बार बच्चों को यह लगता है कि सर जो चीज हल्की होती है, जिस चीज की डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया। ठीक, अगर कई ऐसे भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वो मीडियम रेयरर है। जैसे आ जाओ, जैसे मास डेंसिटी ऑफ द टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। वाटर में अगर टर्पेंटाइन ऑयल डाल दो तो वो ऊपर की तरफ तैरता है, यानी टर्पेंटाइन की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? कम होती है, राइट। बट टर्पेंटाइन इज ऑप्टिकली मोर डेंसर देन वाटर। यानी वाटर और टर्पेंटाइन की बात करेंगे तो वाटर रेयरर मीडियम हो जाएगा, और टर्पेंटाइन जो है आपका वो, यानी केरोसिन जो आपका है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। इज इट राइट एवरीवन? इज इट राइट एवरीवन? यानी कि डेंसर होना और ऑप्टिकली डेंसर होना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है ना। हरिलाल कुमार कह रहे हैं सर गाना सुनाओ। गाना सुनाओ, पढ़ाओ ना सर, गाना वाना सुनाओ। पढ़ाई उढ़ाई में क्या रखा है सर? गाना गाओ सर, इंडियन आइडल में आप सीधे जाओगे। है पढ़ाने लिखाने में सर क्या रखा है? क्यों भाई ऐसा? चलो, तो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इतनी बात अगर चकाचक क्लियर समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से बता दें यहाँ पे, फटाफट जल्दी से थम्स अप करके बता दो अगर अभी तक की बात एकदम चकाचक क्लियर है तो। अनुराग कह रहे हैं सर जी नोट्स दिखा दो। हाँ, आपने याद दिला दिया, ठीक है। तो ये देखिए, जब मैं नन्हा मुन्ना बच्चा था आप लोगों की तरह, है ना, तो मैं इस तरीके से एक सुंदर सा एक फाइल बनाता था, पैसा खर्चा करता था, फाइल खरीद के लाता था, और इस फाइल के अंदर आपको अब दिख रहे होंगे कुछ नोट्स। ठीक है, ये नोट्स देखो,
मैं इसीलिए पूरी फाइल ले आया, नहीं तो आप लोग बड़े कलाकार हैं। आप कहते कि सर हाँ हमें पता है सर, आप रंगबाजी मारने के लिए खाली एक पेज लेके आए हैं, वो आपने लिख लिया होगा घर पे बैठ के, इसीलिए आप ले आए हैं। इसीलिए भैया हम पूरी फाइल ले आए हैं कि 2 दिन 3 दिन के अंदर में इतना सब लिख पाना तो असंभव है, आपको भी पता है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ये कमेंट करके बताओ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ। अब देखो दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई, अब तो दिख रहा होगा। हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये आपका, ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स किस तरीके के बनाने हैं। ये देखो वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। क्लास 11th का आपका चैप्टर होता है वर्क एंड एनर्जी। एक पेज में देखो, यहां पर मुझे जो भी इसके बारे में थ्योरी लिखना था मैंने बहुत छोटा छोटा साफ सुथरा यहां पर लिख दिया है, ठीक। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में कहां कौन सा न्यूमेरिकल अच्छा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो लिख दिया है। और ये देखो एक ही पेज में, एक ही तरफ में, एक ही A4 शीट में ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म है, ठीक है, कंप्लीट है। अगला देखो, नेक्स्ट चैप्टर देखो, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन। ये देखो एकदम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, और जैसे ही हमने पेज को पलटा यहां पे देखो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है। और इवन यहां पर हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये तक लिख रखा है कि हमें कौन सा एग्जाम्पल यहां पर देखना है। ये देखो लिखा हुआ है सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो अगर पढ़ने में आ रहा हो तो वहां पे लिखा हुआ है ऊपर ये चीज, राइट। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि जब आप बहुत शॉर्ट लिखते हो, साफ सुथरा लिखते हो, तो आपके लिए रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं आपको इसका बेनिफिट अभी और दिखाता हूं। ये तो ओ हो गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो मोल कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आप लोग पढ़ते हैं, बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग जो कि बहुत पढ़ाई जाती है, देखो बॉन्डिंग है ना, ये पूरा का पूरा बॉन्डिंग जो है यहां पर मैंने लिख रखा है। बॉन्डिंग जो कि बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आपको भी पता है केमिस्ट्री में, है ना। ये पूरा का पूरा यहां पर है। अब मैं आपको इसका एक बेनिफिट बताता हूं जो मैंने पर्सनली फील किया था, वो ये है। देखो मैंने जो पर्सनली फील किया था मैं आपको बताता हूं। एक चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप सबको पता है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। उस चैप्टर में क्योंकि मेरे को रटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं भी अपने टीचर के पास गया, जैसे आप लोग आते हो सर कैसे याद करें बता दो, इतने सारे फॉर्मूले हो गए सर फिजिक्स में, कैसे याद हो पाएगा। तो मैंने उस समय पी ब्लॉक का ये पूरा का पूरा देखो शीट बनाया था, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें टोटल मैंने पी ब्लॉक में देखो कितना लिखा है। इस चीज को देखना तुम लोग ध्यान से, ये वाला पूरा पेज लिखा है, देखो नेक्स्ट पेज ये लिखा है, तीसरा पेज ये लिखा है, और चौथा पेज ये पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट है, खत्म पी ब्लॉक, ठीक है। सिर्फ इसी 4 पेज से पूरा का पूरा पी ब्लॉक जो कि आपकी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा चैप्टर है, इसी 4 पेज में मैं पूरा का पूरा ले आया हूं, ठीक है। और इसी से मैं आपको बताऊं जेईई के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में आया था मेरे, जब मैंने जेईई का पेपर दिया था। तो उसमें आज भी मेरे को क्वेश्चन याद है, क्योंकि यहां पर वो लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है। और उस क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था, आप लोग चेक कर लेना, जेईई का पीवाईक्यू है ये, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाई, आप चेक कर लेना, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग। और 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से एक ऑप्शन था बेरियम अजाइड, BaN3 का होल ट्वाइस। अब ये सेम लाइन एज इट इज एनसीईआरटी किताब में लिखी हुई है, और क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने भी यहां पे लिख रखा है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं सेम चीज किस तरह से आपकी हेल्प करता है। ये देखो यहां पे आपको अगर दिख रहा हो, देखो अजाइड लिखा है BaN3 का होल ट्वाइस, ठीक है, Ba बना है बेरियम, और ये देखो N2 है 3N2, और बगल में लिखा है वेरी प्योर नाइट्रोजन। सेम यही क्वेश्चन मेरे जेईई के एग्जाम में आ गया। अब जब आ गया भाई तो हमें तो तुरंत रटा हुआ था, क्योंकि मैंने खुद ही बनाया था नोट्स। तो इस तरह के जब आप नोट्स बनाते हो ना बेटा, तो आप लोग रिवाइज बहुत इजीली कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं, कई बार आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मेरे को पी ब्लॉक पढ़ना था तो हमेशा मुझको यही दिखाई पड़ता था, भाई 4 ही पेज तो है, 4 ही पेज तो है, मैं कर लूंगा रिवाइज, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
ठीक, तो वो किताब के 20 पेज की बजाय जब आप उसको बहुत छोटा छोटा 3-4 पेज में आप ले आते हो, है ना, तो आपका रिवीजन फास्ट हो जाता है। सेम चीज हम फिजिक्स में भी कर सकते हैं, है ना, मैंने किया भी हुआ है। चलिए खैर, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो 93% बच्चा लोगों को चीजें एकदम चकाचक क्लियर समझ में आ रही हैं, है ना। हाँ गरिमा बेटा, वेरी गुड। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वापस आ जाओ, अपने टॉपिक की बात करते हैं भैया। लेट अस सपोज ये हमारा एक बेहतरीन सा ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब का, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है ना। चलो कलर हटा देते हैं हम। इस ग्लास स्लैब का बेटा थिकनेस T के बराबर है, और इस ग्लास स्लैब में हम लोग ये लाइट लेकर आए हैं, ये देखो ऐसा, राइट। तो लाइट रे इस तरीके से आई थी, और ऑब्वियस है लाइट का नेचर ये है कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है, तो लाइट ऑब्वियस है इस तरीके से जाना चाहेगी भैया, ठीक है, इस तरीके से लाइट जो है जाना चाहेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक। लेकिन होता क्या है, क्योंकि बेटा इधर की तरफ एयर है और इधर की तरफ ग्लास है, तो लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। लाइट रे जब भी रेयरर से डेंसर जाती है, बोलो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्मल, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस सरफेस पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रे को जाना था ऐसे, लेकिन मैंने लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड करा दिया, ठीक है। तो लाइट रे कुछ ऐसा चला गया, लाइट रे कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। इतनी बात कितने लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गई है? कितने लोगों को इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर समझ में आ गई है कि ये इंसिडेंट लाइट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अब फिर से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइट रे है ये ग्लास से वापस एयर में जाने वाली है, इसलिए ये लाइट रे में फिर से रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पर ये जो लाइट रे है ये हमारी अब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये जो लाइट रे आपकी है ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, राइट। तो लाइट रे कुछ इस तरीके से चली गई, ये हमारी इमर्जेंट रे है, दिस इज इमर्जेंट रे, राइट। नेमिंग कर देते हैं बेटा इसकी। देखो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है और ये S है। ये जो PQ है आपका ये इंसिडेंट रे है। PQ जो आपका है वो इंसिडेंट रे है। QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। दिस QR मैं यहां लिख रहा हूं, PQ इंसिडेंट रे, QR इज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और बेटा जो RS है वो हमारी इमर्जेंट रे है, दैट इज इमर्जेंट रे। RS इज इमर्जेंट रे, बाहर निकलने वाली रे। ऑब्जर्वेशन हम लोग का ये कहता है, ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट रे जो है वो आपस में पैरेलल है, लेकिन इमर्जेंट रे थोड़ा सा पीछे खिसक गई है। ध्यान से देखो, डायग्राम हमें यह बताता है कि इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है आपस में पैरेलल है, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक गई है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। कितने लोग को याद आ रहा है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, है ना। ठीक है भाई, ठीक है सर। कितना शिफ्टिंग हुआ है लेटरल शिफ्ट में? तो देखो लाइट रे इतना शिफ्ट हुआ है बेटा, लाइट रे इतना शिफ्ट हुआ है, इतना पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यही जो पिंक कलर से जो मैंने डिस्टेंस दिखाया है ना, तो PQRST, है ना, ये जो है यही हमारा लेटरल शिफ्ट कहलाता है। इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट।
ये डायग्राम अगर एकदम ओपी है तो सब लोग जरा लिख दो कमेंट में, यानी कि चैट बॉक्स में डायग्राम ओपी, एकदम चकाचक समझ में अगर आ गया हो फटाफट लिख दो जरा डायग्राम ओपी, लिख दो भाई जल्दी से लिख दो। हाँ, पूरी होली मैं खेलूंगा इस डायग्राम के साथ। ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे फिर से हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे फिर से हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये एंगल I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है, ठीक है। अच्छा सर, अब मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जब तक आप थे आपने सिर्फ ये डायग्राम पढ़ा था। 10th में जब तक आप थे आपने सिर्फ ये वाला डायग्राम पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, हम लोग इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तब तो फील आएगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना? तब फील आएगा ना कि हमने कुछ नया सीखा, ये तो पुराना ही है भैया, ये तो आता ही है ना? अब हम लोग कुछ नया सीखेंगे, हम लोग इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान काम है। उसके लिए हमें ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल QTR, ये 90 है भैया। ट्रायंगल QTR में ये वाला एंगल चाहिए, फटाफट बताओ ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल चाहिए, फटाफट बता दो बेटा कितना है, ये वाला एंगल कितना है? ये I1 है, ये R1 है? क्या ये एंगल I1 माइनस R1 है? ध्यान से देख के बताओ, क्या ये एंगल I1 माइनस R1 है? तो इन ट्रायंगल QTR में अगर मैं साइन I1 माइनस R1 लगा दूं तो क्या वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा? परपेंडिकुलर है बेटा RT, और हाइपोटेनस हो जाएगा QR, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो यहां से RT जो कि हमें निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी ना QR टाइम्स साइन I1 माइनस R1। RT की वैल्यू हमारी ये निकल करके आ गई है, ठीक? ठीक है सर, ठीक है सर, RT की वैल्यू आ गई है। अब अगर QR पता चल जाए, ये जो QR है, अगर ये QR पता चल जाए तो बोलो हमारा काम चल जाएगा। तो उस QR के लिए हमने क्या किया, हमने इस परपेंडिकुलर वाली लाइन को और बड़ा किया, ठीक है, नॉर्मल वाली लाइन को और बड़ा किया। तो ये PQRST U, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया U। तो ये जो ट्रायंगल QUR है, इन ट्रायंगल QUR को देखो, QUR, इस ट्रायंगल में बेटा ये हमारा 90 है। अगर मैं यहां पे cos R1 लगा दूं, cos R1 लगा दूं तो cos थीटा बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इस R1 के लिए ये जो QU है ये बेस है, और हाइपोटेनस इसका भी QR के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से QR की वैल्यू आ जाएगी QU कितने के बराबर है? T के बराबर। तो दैट इज T डिवाइडेड बाई cos R1, T डिवाइडेड बाई cos R1। ये देखो, अगर अपने को QR मिल जाता तो हमारा वैल्यू आ जाता RT, तो QR मिल गया भैया, यही QR उठा के आप ऊपर रख दो, जैसे रख दोगे, है ना? फ्रॉम अबव टू रिलेशंस वी हैव RT इज इक्वल टू QR साइन दिस, तो QR की वैल्यू रखो, यानी T अपॉन cos R1 टाइम्स साइन I1 माइनस R1। ये बेटा वैल्यू निकल करके आ गई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये RT की वैल्यू है, T अपॉन cos R1 साइन I1 माइनस R1, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया, यही है वैल्यू लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन यार कभी भी कोई भी फॉर्मूला जब हम लोग डिराइव करते हैं बेटा, तो फॉर्मूला हमेशा नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में करते हैं, है ना? नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में करते हैं। देखो I1 एंगल नापना आसान है क्योंकि बाहर का एंगल है, लेकिन R1 वाला एंगल नापने के लिए हमें उस शीशे के अंदर घुसना पड़ेगा। बोलो यार, इस R1 एंगल को नापने के लिए हमें शीशे के अंदर, उस ग्लास के अंदर बोलो घुसना पड़ेगा। बिना अंदर गए ये R1 एंगल नहीं आ पाएगा हमारा, है ना? ठीक है भाई, तांशु भाई मिलेगा, परेशान ना हो, ठीक? अब सर क्या करें सर?
तो भैया हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है ना, हो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है, तो थोड़ा स्नेल्स लॉ भी लगा ही लो। तो भाई स्नेल्स लॉ, एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ को इधर लगाते हैं, खाली जगह बोर्ड पे अच्छी नहीं लग रही है। तो भाई स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एक बच्चा आप में से पूछ रहा था सर आप जब n2/n1 लिख रहे हो तो उसमें n2 क्या है n1 क्या है, तो बेटा आप ध्यान से देखो, साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो सेकेंड मीडियम, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास सेकेंड मीडियम है, एयर पहला मीडियम। N2 वो मीडियम होता है जिधर लाइट रे जा रही है, N1 वो होता है जिधर से जा रही है। तो साइन आई बाई साइन आर जरा ध्यान से देखो, क्या वो NG अपॉन NA हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ध्यान से देखो बेटा, क्या ऐसा हो जाएगा? फटाफट बता दो। रितु कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया भाई, क्या नहीं समझ में आया? यहां पे ऐसा क्या है? स्नेल्स लॉ लगाया बेटा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, NG अपॉन NA, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सिंपल। ठीक है, अच्छा सर, यहां से साइन आर की वैल्यू देखो तुम्हें मिल जाएगी। साइन R1 की वैल्यू कितनी है? तो साइन R1 हमें मिलेगा NA साइन I1 अपॉन N। मैं आपको बताऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का मतलब हो गया ना स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। और बेटा एयर में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग वही मानते हैं जो वैक्यूम में, यानी 3 × 10⁸ दोनों कट जाएगा। तो इससे यह पता चलेगा कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया वो कितना होता है? 1 के बराबर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 के बराबर, राइट? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ले लेंगे, तो अल्टीमेटली यहां से साइन R1 की वैल्यू आ जाएगी। साइन R1 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज साइन I1 अपॉन NG। ठीक है, क्योंकि NA की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? साइन R1 की वैल्यू आ गई है ना? साइन R1 मिल गया, क्योंकि R1 एंगल हमें नहीं पता था, I1 तो हम जानते हैं, R1 नहीं जानते हम। तो अपने को कॉस R1 चाहिए। कॉस कैसे आएगा भाई? कॉस कैसे आएगा? तो कॉस R1 जो है इसको मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर R1, बोलो ऐसा लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। सर यूजी यूए भी हो सकता है क्या? ओ हो, यूजी यूए मतलब नहीं, जी कहाँ है जी? जी यूए कौन सी भाषा में बात कर रहा है भाई? प्रकाश कह रहे सर अब 12th का फील आया। हाँ हाँ, तो भैया ये फॉर्मूला सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब आप क्लास 10th में थे, पहली बार जीवन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तब आपको ये फॉर्मूला सिखाया गया था, है ना? तो कॉस R1 इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर R1, स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर I1 बटे NG स्क्वायर। ये वैल्यू कॉस R1 की आ गई है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री। साइन I1 माइनस R1 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? साइन I1 कॉस R1 माइनस साइन R1 कॉस I1। बोलो यार, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला कभी सुना है जीवन में? इस कॉस R1 को अंदर ले जाओ, तो T टाइम्स साइन I1, क्योंकि कॉस R1 से कॉस R1 कट गया, माइनस माइनस साइन R1 अपॉन कॉस R1 इंटू कॉस I1। ये बेटा वैल्यू आ गई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट RT इज इक्वल टू T टाइम्स साइन I1 से हमें कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी जीवन में, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। कॉस ना 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 साइन R1, साइन R1 क्या है भैया?
साइन R1 क्या है? दैट इज साइन I1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई कॉस R1. कॉस R1 भी हमने निकाल रखा है भैया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 अपॉन NG का होल स्क्वायर इंटू कॉस I1. अब बोलो, अरे भाई, अरे भाई, हाँ अब लग रहा है ना 12th क्लास में हो. तो साइन I1 को कर लो भैया कॉमन. ये देखो यहां रहा 1 माइनस माइनस, ध्यान से देखना, ये साइन I1 बाहर चला गया, यहां बचा 1 अपॉन अंडर रूट एलसीएम लो, एलसीएम लो, ये बनेगा बोलो NG स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 और बटे NG से NG कट गया और कॉस I1 ये भी बचा. तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक बेहतरीन फॉर्मूला आ गया है. देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, है ना? हाँ, तो ये रहा RT यानी कि लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला. एक लोग कह रहे हैं सर ये QU की वैल्यू T कहां से लिख दिया? भाई शर्म करो, है शर्म करो. कह रहे सर QU की वैल्यू T कहां से आ गई सर? अब बताओ हम क्या करें, मर जाएं हम? बताओ, QU की वैल्यू इनको T नहीं समझ में आ रहा है. हाँ, तो भैया ये है हमारा लेटरल शिफ्ट का फार्मूला. तो बेटा ये फार्मूला ऐसा है कि तुम्हारे मास्टर को भी याद नहीं है, तो ये फार्मूला तो हमें भी याद नहीं है ना? और इतना बेहतरीन सा जो फार्मूला है वो हम याद कर भी नहीं सकते, इसलिए हमको भी नहीं याद है. हमको भी यहीं तक आता है. इवन याद करने की बात बताएं सच्चाई तो हमको ये भी नहीं याद है, हमको खाली डेरिवेशन आता है. हाँ, असली बात तो यही है, क्योंकि इतने सड़े से फार्मूले को मैं तो याद करने से रहा. जब जरूरत होता है मैं इसको तुरंत डिराइव कर लेता हूं, क्योंकि उतना ऊपर वाला माला मेरे पास है कि ये तुरंत I1 माइनस R1 हो जाएगा. और बस फटाफट इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन I1 माइनस R1, इसमें लगाएंगे कॉस R1, फट से वैल्यू आ जाएगी, चट से रख देंगे और अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर डालेंगे, है ना? तो इतना ज्यादा इस तरह का फॉर्मूला. लेकिन बेटा अब अगर डेरिवेशन आता है तुम्हारे में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना? तो इसको याद वाद मत करो, याद तो कर भी ना पाओगे. हाँ, जब मास्टरी नहीं कर पाया तो तुम कहां से कर पाओगे? तो आप इसको डिराइव करना सीखो, तो अच्छी बात है ना? बाकी कुछ लोग होंगे याद करने वाले, अगर याद कर लो तो भाई ठीक है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. हाँ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएगा, काहे कि एग्जामिनर को भी याद नहीं होगा, है ना? तो भैया फिर यही वाले फार्मूले पर बेस्ड कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल तुमसे पूछ सकते हैं, तो अगर पूछेंगे तो वो इसी फार्मूले पर होगा बेटा. तो ये वाला फार्मूला एक बार भले याद कर लो, है ना? ये वाला तुम्हारे ऊपर है. सर NG कैसे कैंसिल हुआ? बेटा यहां से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाओ. मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए हमने दिमाग लगा लिया, तुम्हारे पास दिमाग है नहीं, तुम्हारे पास जगह बहुत होगा, इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो बेटा, यहां एलसीएम लो, है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 अपॉन NG स्क्वायर. एलसीएम लो इसका, तो NG स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 बटे NG स्क्वायर होगा बेटा. अंडर रूट के अंदर NG स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर लाओगे तो केवल NG आएगा. NG से NG बोलो 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 बोलो, कट जाएगा भाई, कट गया. हाँ, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये डेरिवेशन आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से जरा हम सब कर दीजिए सब लोग. तो हाँ, अगर क्लियर है तो थम्स अप करो. हाँ, राइट, क्लियर है तो तुम थम्स अप करो. हाँ, जल्दी से थम्स अप कर दो. डेरिवेशन बेटा बढ़िया है. पहले बढ़िया बेहतरीन साफ सुथरा अच्छा सा डायग्राम बनाना पेंसिल पेन से, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, ये लिखना, फिर इधर आना.
राइट। हाँ नैन्सी बेटा एक बार रिपीट करके देख लेना, नहीं तो 15-20 मिनट फिर से वेस्ट होंगे, क्या फायदा। अगला है भैया नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट भी एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट में आपको समझाने चल रहा हूं। तो एक आप ले लीजिए बढ़िया बेहतरीन सा कंटेनर और उसके अंदर भर डालिए पानी। हाँ तो ये रहा वाटर, और एकदम भर दीजिए लबालब ऊपर तक। और बेटा यहां नीचे मान लो एक कॉइन रखा है, अगर इस कॉइन को मैं यहां कहीं से देखूंगा, यहां कहीं से अगर मैं कॉइन देखूंगा तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें दिखाई पड़ता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। 78% लोगों को समझ में आया, 22% लोगों का ऊपर वाला माला थोड़ा डिस्टर्ब है। क्यों भाई? हाँ 22% लोगों का ऊपर वाला माला जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है, चलो मैं फिर से समझा देता हूं। अच्छा देखो, अच्छा 22% लोगों देखो बेटा, PQ आया था इंसिडेंट रे, रेरर से डेंसर जा रहा था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, डेंसर से वापस रेरर जा रहा है, नॉर्मल से अवे हो गया। इंसिडेंट लाइट रे और इमरजेंट लाइट रे आपस में पैरेलल है लेकिन थोड़ा पीछे खिसक गया है, जितना पीछे खिसक गया है उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाँ चैट को करते हैं बंद, ध्यान से मेरी बात को सुनो, सब कुछ समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो इधर, अब हमें क्योंकि ये वैल्यू बेटा निकालनी थी, ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू हमें दिखाई पड़ी भैया इस वाले बेहतरीन से ट्रायंगल में। तो हमारी नजर सबसे पहले इस ट्रायंगल में पड़ी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल QTR में मैंने लगाया साइन I1 माइनस R1। साइन थीटा इसलिए लगाया क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर RT हो जाएगा जो हमें निकालना है, इसीलिए साइन थीटा हमने लगाया, यानी साइन I1 माइनस R1 लगाया। तो साइन I1 माइनस R1 क्या होगा, परपेंडिकुलर RT अपॉन हाइपोटेनस QR। चेक करो, तो वहां से RT की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था। RT क्या है, QR साइन I1 माइनस R1। अब अगर QR मिल जाता तो काम चल जाता। ये जो QR है ये निकालना हमारा एम है, इसलिए हमारी नजर पड़ी बगल वाले ट्रायंगल पे। तो इस बगल वाले ट्रायंगल पे हमने क्या किया, cos R1 लगाओ, क्योंकि cos R1 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos इसलिए लगाया क्योंकि इसका बेस अपने को पता है, ये जो बेस है वो T के बराबर है। T क्या है, ग्लास स्लैब का थिकनेस है, वो हम बाहर से नाप भी सकते हैं। तो क्योंकि थिकनेस पता है इसलिए मैंने cos R1 लगाया। cos R1 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है T के बराबर, हाइपोटेनस हमें निकालना था, तो वहां से QR यानी कि हाइपोटेनस निकल करके आया T अपॉन में cos R1, T अपॉन में cos R1। अब इसी QR की वैल्यू को मैं यहां पे रखने वाला हूं। जैसे ही रखोगे QR की वैल्यू, देखो T अपॉन cos R1 रखा, साइन I1 माइनस R1 पहले से पड़ा हुआ था, ये हमारा फॉर्मूला बेटा आ गया। फिजिक्स का काम यहां पर खत्म है, अब मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में R1 वाला एंगल आ रहा है। जबकि हम लोग हमेशा कोई भी फॉर्मूला जब बनाते हैं तो नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में बनाते हैं, ऐसी क्वांटिटीज लेते हैं जो हमें पता हो। तो भैया हमें तो I1 एंगल नापना आता है क्योंकि ये तो बाहर का एंगल है, हमें थिकनेस पता है क्योंकि बाहर से नापी जा सकती है। लेकिन R1 एंगल क्या होगा, तो ये तो शीशे के अंदर की बात है ना, ग्लास के अंदर एंगल बन रहा है, ग्लास के अंदर घुस के हम कैसे नापेंगे। तो R1 एंगल बेटा हमको यहां पे नहीं पता है, तो हमारा अब इंटरेस्ट आ गया उस R1 एंगल को निकालना। तो हमने कहा भाई ये तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई अभी तक, यहां तक जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिजिक्स, वो तो अभी तक हमने लगाया ही नहीं है ना। तो फिजिक्स हमने लगाना शुरू किया क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो हमने कहा भैया स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि ये देखो लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे बेंड हो रही है, तो साइन I1 बाई R1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा, सो NG बाई NA होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है बेटा, ठीक। तो यहां से साइन R1 की वैल्यू निकल करके आ गई है साइन I1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। जब साइन R1 निकल करके आ गया तो cos R1 निकालना बड़ी आसान बात है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी और लगा लो भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसलिए cos थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फटाफट वैल्यूज उठा के रखो, ये देख लो साइन स्क्वायर R1 की वैल्यू जब रखा हमने यहां पे, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये बनेगा ना साइन स्क्वायर I1 बटे NG स्क्वायर, तो ये हमने उठा के यहां पर रख दिया। अब बेटा साइन A माइनस बी को ओपन करो, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। फटाफट ये जो cos R1 है, ठीक है, ये साइन R1 है, इनकी वैल्यूज उठा के रख दो।
जैसे ये वैल्यूज, ये और ये दोनों वैल्यूज जैसे ही आप उठा के वहां रख दोगे, आपका डेरिवेशन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। और मैंने कुछ नहीं किया है, सॉल्व होकर लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई है टी साइन आई वन, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई वन अपॉन अंडर रूट एन जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई वन। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई? यहां सर ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सर तो आ जाएगा। जल्दी से बता दो जरा, अब थम्स अप करके बताओ जरा, कितने लोगों को अब समझ में आया कि हाँ सर अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे सर तो आ जाएगा? बताओ जल्दी से। हाँ, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? नॉर्मल शिफ्ट फिर हम लोग आज नहीं कर रहे। ठीक, नॉर्मल शिफ्ट को हटाओ। अब आ जाइए, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें खाली पोल पर, है ना? कुछ क्वेश्चंस आप लोग बता दो। राइट, कितने लोग को आ गया भाई? हाँ, 92% लोगों को आ गया है, अभी भी 9.5% है, थोड़े मोड़े ऊपर वाले गोला के लोग भी हैं, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। हाँ, इतना चलेगा। कुछ है ना अपने पास वो डायामैग्नेटिक वाले, कोई दिक्कत नहीं। रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज पास्ड थ्रू अ लिक्विड। The wavelength of the light measured inside the liquid is found to be 450 10 to the power minus 9 meter. Calculate refractive index of that liquid. आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? वेवलेंथ ऑफ लाइट बेटा गिवन है 450 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। आपसे कह रहे हैं उस मीडियम का, नहीं उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, कुछ ही कह रहे हैं सर, आप बस पढ़ाया करो सर, क्वेश्चन ना कराया करो। ऐसा कैसे होगा? टॉप कैसे करोगे? खुशी 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 फिर आप टॉप नहीं कर पाओगे। हाँ, खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ के बेटा फिर कैसे काम चलेगा? बेटा F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। यहां से आप बस 5 इंटू 10⁻40 और 50 इंटू 10⁻⁻9, उस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड आ जाएगी। हाँ, उस मीडियम में धड़ाधड़ लाइट की स्पीड निकालो तुम। 5 इंटू 50 क्या आ गया? 2250 इंटू 10⁻5 पर सेकेंड। अब उस मीडियम का पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि है C/V। C है 3 इंटू 10⁻8 और V की वैल्यू हमने निकाला 2250 इंटू 10⁻5। तो भैया बन गया 3 इंटू 10⁻8, तो हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻8। ये भी उड़ गया, वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2.25 1.33333333। ये हमारा आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट वन। हाँ, 64% बच्चों ने सही किया है। शिवम है, तोइबा, तानिश और शौर्या, स्वीटी। ठीक है, हाँ सही है ना भाई? समझ में आ गया ना आपको? बेटा पहले v बराबर एफ लेमडा लगाया, जो कि किसी भी वेव की प्रॉपर्टी है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना C/V, फिर सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई है 1.3333। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सीधे आप आईआईटी में जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट एडमिशन, सीधे।
So a light of wavelength 6000 angstrom in air enters a medium with a refractive index of 1.5. What will be the frequency and wavelength of the light in that medium? चलो फिर से पूरे 90 सेकंड का टाइम है आईआईटी में पहुंचने के लिए आपके। हाँ, सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, देखते हैं देखते हैं। तो वेवलेंथ पता है लाइट का 6000 एंगस्ट्रॉम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है बेटा 1.5। इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड है, बोलो c/1.5। v बराबर एफ लेमडा होता है, करो सॉल्व। c/1.5 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगा c/1.5 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻10। तो 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 9000। 9000 इंटू 10⁻⁻10, ये कटेगा आएगा 3000। 1/3000 इंटू 10 हो गया 18। ठीक, बना 1/3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स के बराबर। ऐसा कोई आंसर है क्या हमारे पास? 1.33, ना ना ना, 1/3 1/3 इंटू 10⁻15, ऐसा कोनो है क्या? 1/3 मतलब हो गया 0.333। तो कौन अपॉन 1.5 और बराबर एफ लेमडा। तो हम लोग सही लिया है, इंटू आ गया कौन 3 इंटू 10⁸, 6000 और 1.5 करेंगे 9000 हो जाएगा। 9000 इंटू पर जाएगा 18 में जाएगा, ये भी सही है। 4 हो जाएगा, ये भी सही। 1/3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। कोई बात नहीं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 0.33 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड करो तो ये बन गया 3.33 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। और हमसे और क्या पूछ रहा भैया? वेवलेंथ बता दो। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इन एयर। ओके ओके, हाँ सर, आप 3000 को 3000 से ही कैंसिल किए हैं? हैं? हाँ, 3000 को 3000 से कहाँ कैंसिल कर दिया हमने भाई? लाइट है जिसका वेवलेंथ 6000 गिवन है एयर में, एंटर्स अ मीडियम विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 1.5 वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम? उस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दो चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, देखो देखो फिर से बता रहे हैं हम आपको। हाँ, सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। वेवलेंथ हमें कितना गिवन है? 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी 6000 इंटू 10⁻⁻10। और क्योंकि ये वेवलेंथ बेटा कहां पर है? एयर में है। एयर में लाइट की स्पीड हम कितनी मानते हैं? 3 इंटू 10⁸। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 10⁻⁻10। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा भैया? 2000 ना, तो 1/2000, हाँ 1/2000 इंटू 10⁻18। ठीक, तो 1/2 इंटू 10⁻15 यानी कि 0.5, यानी कि 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये सही है फ्रीक्वेंसी, राइट। अब हमसे कह रहे हैं वेवलेंथ बता दो, तो भैया v बराबर एफ लेमडा भी होता है, और उस जगह पर कितना हो जाएगा?
स्पीड ऑफ द लाइट, कह रहे हैं कि आपको वेवलेंथ बताना है मीडियम में। देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी तो 5 इंटू 10⁻14 वाला ही होगा, ठीक है। अब हमें यह देखना है स्पीड अगर c/1.5 हो गया तो वहां पर फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम हमें मिल जाएगा, तो लेमडा इन मीडियम हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻14। ये काटेगा 2 आएगा, 2/5 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 हो जाएगा, राइट। हाँ, तो ये हमें दिख रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा हो गया बी ऑप्शन। आइए देखते हैं बी ऑप्शन वाले कितने लोग हैं भैया। हाँ, बी ऑप्शन वाले लोग कितने हैं, 50%। तो सीधे 50% लोग जा रहे हैं आईआईटी में, जिसमें सबसे पहले आईआईटी में टॉप किया है स्वीटी ने, फिर तोयबा है, फिर शुभम है, आदित्य है, पंडित जी हैं। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे 50% बच्चे परिश्रम बैच से सीधे सीधे आईआईटी में एडमिशन लेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो 6000 एंगस्ट्रॉम है बेटा वो एयर में है, ठीक है। तो जब v बराबर एफ लेमडा आप लगाते हो तो उसमें जहां की फ्रीक्वेंसी है वहीं का वेवलेंथ है, वहीं की स्पीड है। तो अगर एयर की बात कर रहे हो, वेवलेंथ अगर एयर का है तो स्पीड भी एयर की होनी चाहिए, वो 3 इंटू 10⁸। जब मीडियम की बात कर रहे हो तो स्पीड अगर मीडियम की है तो वहां पर वेवलेंथ भी मीडियम का होना चाहिए। ये वाली चीज है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है, तो इसकी बात मैं करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये रहा हमारा होमवर्क का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, डबल होमवर्क हो जाएगा, एक ही बार करिएगा आप लोग। तो ये आपके पास फुल सोल्यूशन के साथ मैंने दिया, लेकिन बेटा बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये तीन के तीनों क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मैंने अभी टॉपिक हम लोग नॉर्मल शिफ्ट वाला टॉपिक हम लोग नहीं कर पाए थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हाँ, आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है और लेटरल शिफ्ट पढ़ा है। दो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में सबसे आगे है रोहित साहब। हाँ, सबसे आगे हैं आज की क्लास में रोहित साहब, और फिर है शुभम आदित्य। तो रोहित साहब को जरा कॉल करके देखा जाए तो। हाँ, रोहित भाई, शर्ट टी शर्ट पहन लेना कुछ। हाँ, रोहित है, शुभम है, आदित्य है। हाँ, तो रोहित साहब आ रहे हैं, हाथ हटा दो भाई। हाँ, तो गुड रोहित इवनिंग सर। साहब, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं रोहित साहब? बढ़िया सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। तो रोहित साहब, आज आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, कैसा लग रहा है डायरेक्ट एडमिशन आईआईटी में? सर जब हो जाएगा तब देखेंगे। कोई बात नहीं। तो आज की क्लास भैया हर एक चीज समझ में आई है? जी सर, अब आपने तो सारे काफी क्वेश्चंस, अच्छा। सारे क्वेश्चंस आपने काफी सही किए, इसके पीछे का राज क्या है? सर ये जो चैप्टर सर ये मैंने पहले ही कर लिया है। अच्छा, ये देखो, ये बच्चा भी वही बात बता रहा है कि इसने भी क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। तो बाकी सारे बच्चों के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा, भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा जो है पढ़ाओ सब लोग। हाँ भाई। तो रोहित साहब, कोई फीडबैक हो तो बताएं, कैसा चल रहा है परिश्रम में आपका परिश्रम? अब तक तो बढ़िया सर, आगे का पता नहीं। अभी तक बढ़िया चल रहा है? सब कुछ जी सर। समझ में आया अभी तक के सारे चैप्टर्स, या कुछ बैकलॉग वगैरह है अभी? नहीं सर, अभी तक तो किसी भी सब्जेक्ट का नहीं हुआ बैकलॉग। अच्छा, कोई बैकलॉग नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं। खूब मेहनत बेटा करते रहिए, बढ़िया अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे रोहित साहब। अगले हैं शुभम।
हाँ, शुभम जी को जरा कनेक्ट किया जाए। हाँ, और लोगों को भी कॉल करनी है ना। अच्छा, देखते हैं जरा। और कौन कौन है जरा देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं भाई। अत्री, आवाज आ रही बेटा? वॉइस गुड आ रही? इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अत्री, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो अत्री भाई क्या हाल चाल है बेटा? कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर यूपी प्रयागराज। खूब चैट में मजे लेते हो हैं? तो अत्री बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है सर। बढ़िया चल रहा है। कोई कोई बैकलॉग वगैरह तो नहीं क्रिएट हुआ? बैकलॉग नहीं है। अच्छा, और नोट्स वगैरह बनाए आपने कहीं पे? हाँ सर, नोट्स बनाए हैं। दिखाइए जरा। हाँ सर, दिखा रही कन्याएं जनरली अच्छा नोट्स बनाती हैं। हूँ। कराते हैं, उसके बाद मैं नोट करती हूँ। ऐसे टाइम अच्छा, नहीं रहता सर कि कोई नोट बात नहीं, करूँ। कोई बात नहीं, प्रीवियस लेक्चर तक का कुछ दिखा दो। हाँ सर, दिखा राहुल भाई, अभी आपको भी लगाते हैं यहाँ पर। हाँ बेटा, जल्दी से नोट्स दिखा दीजिए। राहुल भाई, तुम भी नोट्स अपने तैयार रखो, एकदम चकाचक। अच्छा, मेरे लो उठा रही है, बस कनेक्ट होने आओगी। हाँ, लिखे नहीं हो? ये तो सीलिंग दिखाई पड़ रही है। हाँ, तो ये बालिका प्रयागराज की है, अलग सर के शहर की है। हाँ, हाँ बेटा, हाँ सर, दिखा रही दिखाइए दिखाइए, जल्दी से दिखाइए। कहाँ गया है? क्या हुआ? सर, मैंने नोट्स रखी थी, अभी मिल नहीं रही है, ओ, पता नहीं कहाँ चली गई। ओहो, ये तो बड़ा पुराना बहाना है। हाँ, नहीं चलो, सर, कोई बात नहीं, कोई नोट्स बात मेरी नहीं। सारी अब मेरी अगली फ्रेंड्स बार से सब लेती है ना। लोग कॉपी किताब अपनी लेके बैठेंगे भैया। हाँ, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई फीडबैक हो बेटा तो बताओ। बढ़िया चल रहा है ना सब तैयारी? कहीं कोई दिक्कत हाँ समस्या सर, हो किसी सब्जेक्ट में या फिजिक्स में तो बताएं। नहीं सर, बस न्यूमेरिकल में मतलब अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही है सर। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। रेगुलरली आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो? हाँ सर, लगाती हूँ। लगते भी हैं, कुछ नहीं लगते। तो वो तो सर नॉर्मल मिल है गई बेटा। दिखाई। देखो, सर वो मिल गई नॉर्मल है। अगर दिखाई। आपने 15 क्वेश्चंस लगाए हैं तो 2-3 में दिक्कत होना नॉर्मल है। लेकिन बाकी जो 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस हैं वो आपसे सर सॉल्व नोट्स होने चाहिए। दिखा रही, आप देखिए तो। क्या? नोट्स मिल गए। अच्छा, नोट्स मिल गए, जल्दी से दिखा दीजिए। जल्दी से दिखा दीजिए, फिर दूसरे बच्चे को कनेक्ट करते हैं। दिख रहे हैं। दिख नहीं रहा है। हाँ, अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा। हाँ, नोट किया। ये शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? नो सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, समझ और गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी में है। चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड। तो भैया, वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग जो है कनेक्ट होते रहेंगे, ठीक है? चलिए, सो आज के लिए इतना बहुत है। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और सभी लोग, हाँ, सभी लोग को एक काम करना है। एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर अभी तुरंत जाइए। जो आपका चैप्टर नंबर 5 का क्विक लेक्चर आया है, 39 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास है। अपना 5th चैप्टर को रिवाइज करिए और कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि वो सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।